यूक्रेन, दोनों ही एक दूसरे के जो आर्थिक क्षेत्र हैं उन पे अटैक कर रहे हैं कि आर्थिक दृष्टि से अंदर से पैरालाइज कर दिया जाए और बाहर से सैंक्शंस लगा दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जेलेंस्की साहब ने एक और प्रयास किया कि कैस्पियन सी में ईरानियन शिप पे अटैक किया और उसका उद्देश्य यह था कि दोनों जंग हैं उनको मिक्सअप कर दिया जाए, मिला दिया जाए, और अगर मिल जाएगा तो अमेरिका को डायरेक्ट सम्मिलित होना पड़ेगा यूक्रेन वार में, क्योंकि अभी तक अमेरिका यूक्रेन और रशिया वार से परहेज कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो जिस तरह से इजराइल ने अमेरिका को ईरान के साथ वेस्ट एशिया की लड़ाई में घसीटा है, उसी तरह से जेलेंस्की चाहते हैं। लेकिन अमेरिका इस समय इस वार में नहीं आना चाहता, वो ईरान के फ्रंट पे ही लड़ना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि रशिया का कोई उद्देश्य तत्काल पूरा होगा या जेलेंस्की का कोई उद्देश्य पूरा होगा या शांति बहाली होगी। दोनों ही स्थितियां मुझे अभी आप पूरी होती नहीं लग रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति है एक तरह की लड़ने की, एक दूसरे के आर्थिक जो स्टेब्लिशमेंट है उन पे अटैक करने की, कंटिन्यू करती रहेगी। किस तरीके से समझौता होता है अभी कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, वो समझौते रोड का मैप क्या पहला होगा करोड़ी जी, किस दिशा में वो रोड मैप जाएगा, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। ब्रीड साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इन स्थितियों, इन हालातों के बीच रूस ने यूक्रेन के अब तक के जिन तकरीबन 20% इलाकों पर अपना कब्जा कर रखा है, वो इलाके यूक्रेन के लिए कितना महत्वपूर्ण रणनीतिक तौर पर थे, और अगर रूस उन पर कब्जा लगातार जारी रखता है तो रूस को क्या क्या फायदा उन इलाकों से हो सकता है? राजन जी। अच्छा, आप मेरे से पूछ रहे जी जी। हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो इलाके जो उन्होंने कैप्चर किए हुए हैं ज्यादातर रशियन स्पीकिंग है, तो एक एथनिक कंटिन्यूटी है रशिया के साथ, और रशिया की क्लेम लाइन इसके ऊपर डिपेंड भी कर रही है कि ये रशियन स्पीकिंग है, ये गलती से यूक्रेन के पास थे और उन पे क्योंकि यूक्रेन में अत्याचार कर रहे थे तो हमने ये इलाके वापस अपने पास ले लिए हैं। ऑब्वियसली इलाका मतलब उसकी जो मिनरल्स हैं, बाकी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, उसका फायदा होगा रशिया को, बट ज्यादा सवाल उनका कंटिन्यूड एथनिसिटी का है, जिसके ऊपर उन्होंने अपना ये क्लेम रखा है कि ये हम इलाके वापस नहीं करेंगे दिस थिंग। देखिए, दूसरा यूक्रेन की जहां तक बात है, उसको एक समझने की जरूरत है कि इस वक्त ना अमेरिका ना यूरोप उसको और ज्यादा एयर डिफेंस देने की क्षमता रखता है, क्योंकि वो सारे रिसोर्सेज डाइवर्ट हो रहे हैं ईरान वॉर की तरफ। इनफैक्ट जो उसके साउथ कोरिया, जापान वगैरह में भी रिजर्व थे, वो भी उन्होंने उठा के और यूरोप के रिजर्व वो उठा के ईरानियन थिएटर में ले गए हैं। यूक्रेन ने काफी हद तक कंपनसेट किया है अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करके, और काफी मतलब नए ड्रोन बनाए हैं जो काफी इफेक्टिव भी रहे थे। काफी इम्प्रोवाइजेशन का यूक्रेन ने दिखाया कि भी किस प्रकार इम्प्रोवाइजेशन करके आप अटैक कर सकते हैं, पर ये आंसर्स नहीं है एयर डिफेंस के लिए, क्योंकि जी उनके पास अभी इस वक्त एयर डिफेंस की बहुत कमी है। तो रशिया जब हिट करता है, इट कैनॉट मतलब काफी ज्यादा नुकसान होता है, वेयर इनको बहुत ज्यादा हमले करने पड़ते हैं रशिया के ऊपर, तो मेजॉरिटी ऑफ अटैक्स रशियन एयर डिफेंस होल्ड कर लेता है, कुछ निकल जाते हैं जो आगे जाके नुकसान करते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान में देखने की जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह से अभी यूक्रेन के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, पर क्या वो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि यूक्रेन समझौते की तरफ बढ़े? आई मीन उसको कहना अभी मुश्किल। या बिल्कुल करुण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप याद करिए जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, इस युद्ध के शुरुआत के बीच जब लगातार हम तमाम पैनलिस्ट से अपने बात करते थे और खबरें आती थी कि कीव तक पहुंच गई है रूस की सेना ने जमीनी सैन्य अभियान शुरू कर दिया है, कीव पर किसी भी वक्त कब्जा हो सकता है, जापोरिजिया पर लगातार रूस की सेना अटैक कर रही है, क्योंकि रूस का जो रक्षा तंत्र है वो यूक्रेन की तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो बहुत मजबूत है। इन हालातों के बीच अगर वो 100% अटैक पूरी क्षमता के साथ यूक्रेन पर करता तो मुश्किल से 15-20 दिन के अंदर यूक्रेन को पूरी तरह से घुटने पर लाकर खड़ा कर सकता था। लेकिन रूस जिन स्थितियों के बीच इस युद्ध को उसने लंबा घसीटा और अब जो हासिल करना चाह रहा था उस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए वैभव, इतिहास एक चीज हमें सिखाता है, जी। वो ये है कि
कोई भी देश की सेनाएं, चाहे एक छोटा देश हो, छोटे देश पे बड़ा देश अटैक करे, हम्म, बॉर्डर पे लड़े, वहां तक ठीक है, वो सफल हो सकती हैं। जी। लेकिन आंतरिक मामले में बूट्स ऑन ग्राउंड आ गए हैं, तो हम्म, वो कभी सफल नहीं हुए हैं। छोटे से छोटा देश है, उस पे भी कंट्रोल नहीं कर पाई है सेना। ये हमें इतिहास सिखाता है। बिल्कुल तो सही। रशिया यूक्रेन में कितना ही अंदर घुस जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन को पूरी तरह से डिफीट दे पाएगा, पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएगा। दूसरा आयाम यह है कि देखिए, जब तक नेटो और अमेरिका यूक्रेन के समर्थन में डायरेक्ट लड़ने के लिए रशिया से तैयार नहीं हो, रशिया को डिफीट नहीं दी जा सकती। तीसरा यह है कि नेटो ये भी चाहता है कि यूक्रेन पूरी तरह से डिफीट न हो, यूक्रेन निरंतर रूप से रशिया से लड़ता रहे, क्योंकि यूरोप को रशिया फोबिक आज से नहीं है। यूरोप बहुत पहले से रशिया फोबिक है। इवन वर्ल्ड वार में रशिया, जिस समय यूएसएसआर था, वो और वेस्टर्न यूरोप के कंट्री सब एक साथ थे, फासिस्ट फोर्स के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, लेकिन दोनों में ही समझ नहीं थी, दोस्तों के एक साथ लड़ रहे थे। और इसीलिए 1945 में ही ऑपरेशन अनथिंकेबल शुरू कर दिया था ब्रिटेन अमेरिका ने मिलके यूएसएसआर के अगेंस्ट में। तो जो रशिया फोबिक एटीट्यूड है यूरोप का, उसकी वजह से वो ये नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन हार जाए पूरी तरह से। जहां तक टेरिटोरियल मामला है, देखिए, मुझे नहीं लगता कि रशिया खाली करेगा। और ये टेरिटोरियल मुद्दा यहाँ नहीं, वेस्ट एशिया में भी है। और इसीलिए अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया कि होर्मुज तो अमेरिका की टेरिटरी है। जी। इजराइल है, वो गाजा का और लेबनान का समझौता होने के बाद भी, सीज फायर होने के बाद भी विड्रा नहीं कर रहा है टेरिटरी से। और इसी तरह से वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेटलर्स हैं, वो अलग अलग जो गांव हैं उनको कंट्रोल कर रखा है। और उसको लेके जो यूरोप के कंट्री हैं, फ्रांस, जर्मनी, वो भी इसराइल पे सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं कि वेस्ट बैंक में जो इसराइल कर रहा है वो सही नहीं है। तो टेरिटोरियल मुद्दा तो रहेगा। अगर समझौता भी होता है तो टेरिटोरियल मुद्दा एकदम से नहीं सुलझ पाएगा। समझौता इतना हो सकता है, सीज फायर हो जाए और उसके बाद बातचीत चले, और बातचीत कोई एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में टेरिटोरियल मुद्दे को नहीं सुलझा पाएगी। तो मुझे लगता नहीं कि रशिया पूरी तरह से खाली करेगा, इजराइल पूरी तरह से खाली करेगा, जी। या अमेरिका ईरान की किसी टेरिटरी पे पूरी तरह पूरी से तरह से। कब्जा जमा लेगा। तो हम्म, इन सभी स्थितियों में टेरिटोरियल मुद्दा बना रहेगा। और अभी हार और जीत की स्थिति किसी भी जंग में बनने की नहीं बन रही है। तो हम्म, मुझे लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा और चलेगा, और इसमें अगर एस्कालेट होता है तो पूरी दुनिया के लिए संकट बढ़ जाएगा। ऑलरेडी दुनिया संकट में है, हम्म। क्योंकि टर्की और इजराइल में भी उधर